Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे दोनों ही टॉपिक है, ऑब्वियसली सिविक्स का टॉपिक है, सोशल स्टडीज़ का टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि IGKO में, क्योंकि सोशल स्टडीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री सोशल स्टडीज़ में आता है, सिविक्स सोशल स्टडीज़ में आता है, ज्योग्राफी उसमें आता है। सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट दैट बिफोर वी स्विच ऑन टू द MCQs, ठीक है। अब आपको मालूम है, इसमें जब हम वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सिविक्स में हम जनरल चीज़ें पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, जो हमारा जो फॉर्मेशन है यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये सब कुछ जो टॉपिक है वो सिविक्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हमारे पास हम वही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं जिससे हमें लगता है कि क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अगर हम पूरा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम वन शॉट रिविजन के तौर पे अभी कर रहे हैं। हम एक एक टॉपिक को भी अगर उठा के पढ़ेंगे ना इसमें अदरवाइज, तो इतना लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर हम पूरा रिसर्च या थीसिस कर सकते हैं अदरवाइज, फाइन। और आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स पे एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरी एजुकेशन मिलती है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपका जो भी पार्ट है कम से कम एग्जाम के लिए हम वो पूरा कवर कर दें। और बाकी सारी चीज़ें हमने बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे डीलिमिटेशन कमीशन है या काफ़ी सारी चीज़ें जो है वाइस प्रेसिडेंट के जब क्या पावर्स हैं और किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स या उनको ओथ दिलाई जाती है या उनका जो ऑफिस है वो किस तरह वर्क करता है, ये सब कुछ हमने जो है वो शॉर्टी नोट सीरीज़ में ऑलरेडी कंप्लीट करके रख चुका है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे, तो हमने वहाँ पे भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो यू वेरी वेल नो कि आपको किस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस इन सिविक्स। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द प्रियम्बल। प्रियम्बल अगर आपने देखा है हमारा, तो दिस इज अ प्रियम्बल, ठीक है। ये हमारा प्रियम्बल है विच इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सबसे इंटेग्रल पार्ट अगर आप बात करते हैं तो वो प्रियम्बल है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम समझते हैं एज इंडियंस, जो हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, ऑफकोर्स पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन हम अपना प्रियम्बल जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस ज़माने में प्रधानमंत्री, आगे चल के आपको मालूम है प्रधानमंत्री बने थे, मतलब आगे चल के, मतलब जब भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा पारित हुआ। और वो जो ड्राफ्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रियम्बल के तौर पे अपनाया गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अभी हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। प्रियम्बल का हमें आइडिया जो है वो कहाँ से आया? प्रियम्बल का हमें आइडिया जो आया था वो हमें US कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। नाउ अगेन वन ऑफ द थिंग्स कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे बल्किएस्ट या सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, लिखा हुआ अगर हम बात करते हैं तो रिटन। उसमें अगर आप बात करेंगे तो डेमोक्रेसी भी हमारी जो है, भारत सबसे बड़ी प्रजातंत्र है दुनिया का, लेकिन सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो आपको मालूम है US है ना। तो प्रियम्बल का जो आइडिया है हमें कहाँ से आया है? हमें US से आया है। और आपको मालूम होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और ये बात हुई थी तय कि भाई भारत का जो स्वाधीन भारत का संविधान लिखा जाना है, तो क्योंकि आप एक बात समझिए कि भारत में पहली बार वो सेंस ऑफ लिबर्टी हमने महसूस किया था, वो सेंस ऑफ फ्रीडम या इंडिपेंडेंस हमने महसूस किया था। और हम वी वांटेड टू मेक श्योर, आवर फोरफादर्स वांटेड टू मेक श्योर कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, ऐसा संविधान बनाएं जिसमें सब जगह का जो भी हमें अच्छी चीज़ें लगती हैं। एक होता है ना कि आपका बचपन से कोई सपना रहता है, आपको लगता है कि अगर घर बनाने का सपना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगता है कि आपने इसके यहाँ वो चीज़ अच्छी देखी थी तो वो अपन अपने घर में रखेंगे, या फलाने के घर में वो चीज़ जो झूमर था वो बड़ा सुंदर सा था वैसा बनाएंगे, या किसी की स्टडी बहुत सुंदर लग रही है अपन को तो अपन भी घर में वैसी स्टडी बनाएंगे। तो बहुत सारे आइडियाज़, जब आप ये सोचिए कि ये जो लोग थे जो कि निकल के यहाँ आए थे, इन्होंने कितने साल की गुलामी झेली थी और कितना बड़ा इनका सपना था। मतलब एक इंसान का जो व्यक्तिगत सपना होता है अपना घर बनाने का, वैसे ही इनका एक व्यक्तिगत सपना वो बन गया था एक देश को बनाने का, ठीक है। मतलब इन्होंने इतने टाइम तक वो झेला था, वो शायद आज आप और हम नहीं समझ सकते उसकी कीमत या उसकी अहमियत हमें नहीं समझ में आती, लेकिन उस टाइम पे जो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, उनका कितना बड़ा सपना रहा होगा जब ये हुआ होगा, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच जो थी वो दी थी कि एट द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू द फ्रीडम एंड टू द लाइट, है ना। ये अगर आप देखते हैं तो आप सोचिए कि इट इज़ अ गूज बम्प मोमेंट फॉर एवरीबडी प्रेजेंट देयर, है ना। कि आप भारत पहली बार जब वो अंग्रेज़ों का
झंडा नीचे आया होगा और तिरंगा लहराया होगा। तो जाहिर सी बात है कि कई लोग इस चीज़ को लेके बहुत कई बार बहुत क्रिटिसिज्म भी आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ जो है वो कभी किसी से कि कुछ जो है वो ब्रिटेन से ले लिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ नीदरलैंड से ले लिया। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमें जहाँ की भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की चीज़ें अच्छी लगी, जहाँ पे भी जो चीज़ हमें बेहतर लगी, वो हमने सब कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया और वो हमने पूरा बना के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि भारतीय संविधान बना। ठीक है, अब इसमें मैं एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि आप ये पढ़िए जो इसका प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इसका जो डेमोक्रेसी का आधार माना जाता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका आप समझे कि ये किसको दिया जाता है कि भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं, हम ये संविधान अपने आप को देते हैं वाला हिसाब है इसमें, है ना। तो आप बात कीजिए कि We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure all its citizens। इसमें आपको एक शब्द लग रहा होगा कि यहाँ पे सेक्युलर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको शब्द लग रहा होगा कि यहाँ पे सेक्युलर, आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शब्द जो है ये इनकी बहुत गहराई है इन शब्दों में, लेकिन ये बाद में जुड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है sovereign democratic republic and to secure all its citizen justice, equality, ठीक है, justice which is social, economic and political, liberty of thought, of expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। जो मैंने कहा ना कि हम भारत के लोग खुद को ये संविधान देते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो आपको लगता है, आपको मालूम है, जब हम पढ़ेंगे कि कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके चेयरमैन कौन थे वो आप जानते हैं ना। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमें मालूम है बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनकी बात की जाती है। अक्सर आपने कई जगहों पे, हर शहर में ही तकरीबन भारत के कोई ना कोई ऐसा चौराहा ज़रूर होता है जो कि बाबा जी के लिए, बाबा राव अम्बेडकर के लिए समर्पित होता है, उस पर उनका हाथ होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कोई किताब पकड़े हुए हैं जिसको माना जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। ठीक है, अब इसमें से जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत लोग जो हैं वो भीमराव अम्बेडकर को बहुत अलग नज़रिए से भी देखते हैं। वो उनको समझते हैं कि वो दलितों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, अगर आज की डेट में हम देखते हैं कि रिजर्वेशन वगैरह को लेकर कई बार जब बहस होती है या बातचीत होती है तो उसमें सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो ऑफकोर्स उसके फ्लिप साइड्स हैं, जो रिजर्वेशन हुआ उसके फ्लिप साइड्स हैं। अब भीमराव अम्बेडकर जो थे उस टाइम पर जब ये आज़ाद हुआ देश, तो लोगों की मंशा क्या थी कि भाई अंग्रेज़ों को किसी तरह से भगा दिया जाए और हम अपना स्वतंत्र हो जाए। कई ऐसे नेता थे जो कि बहुत दूरदर्शी थे, तो उनका ये कहना था कि नहीं ठीक है, अंग्रेज़ों को जाना एक बात है, लेकिन हमें अपने आप को किस तरह से चलाना है, संचालित करना है, उसके लिए जो देश का जो संविधान है वो बहुत मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब BR अम्बेडकर ने जब बोला कि दलितों के हित को उनने ऊपर रखा, उनका एक कोटेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये देखा जाए, अगर देश के हित में और मेरे हित में मुझे चुनना होगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, अगर दलितों के हित में और देश के हित में चुनना होगा तो मैं दलितों का हित चुनूंगा। ये उनका कोटेशन बहुत मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, लोग इसको बहुत गलत तरीके से भी कई बार बोलते हैं, स्पेशली जब सवर्ण हैं, जो कि आपको मालूम है कि जो आप वैदिक काल से सुनते आ रहे हैं सवर्ण, और फिर आप बात करते हैं रिजर्व क्लास की, जिसमें आपको ने सुना है क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, है ना, ये जो डिवीजन है, तो उसमें कई सवर्ण जो है वो कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को बहुत भला बुरा भी कहते हैं इस बात के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आप उनके अंडरस्टैंडिंग या उनकी डेप्थ ऑफ थॉट को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस ज़माने का जो भारत था वो किस तरह का था, कि अगर उस तरह वो नहीं करते तो ये सवर्ण जो थे, जितना अनटचेबिलिटी और जितनी चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा थी कि सर्वाइवल जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा डिवाइड आता, इतना ज़्यादा क्लास डिवीज़न बनता कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता। ये बात भगत सिंह ने भी एक बार बोली थी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं। तभी उन्होंने जो HRA की रचना की थी तो उसमें उन्होंने HRA में सोशलिस्ट शब्द लाया था कि वो बहुत ज़रूरी है, वरना ये अंग्रेज़ लोग तो चले जाएंगे, भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें पूरा संरचना को समझना बहुत ज़रूरी था सोशल टाइम में। मतलब आज की डेट
डेट में जब हम ये बात करते हैं तो आज की डेट में भी आप ये समझिए कि आज की तारीख में एक बच्चा जो है 8 साल का बच्चा, उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है उसी के टीचर के द्वारा, अगर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पानी पी लिया। ठीक है, ये आज की भारत का सच है, तो आप उस ज़माने के भारत का सच सोचिए। और दूसरा, अगर एजुकेशन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो एक बात बताने कि BR अम्बेडकर जितने लर्नड और जितने एजुकेटेड आदमी थे, उनसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता था। तो जो लोग आज बैठ के आलोचना करते हैं बाबा अम्बेडकर की, वो जाके उनके तर्क एक बार सुने और उनकी पढ़ाई एक बार करें। ठीक है, अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनकी समर्थक हूँ या मैं उनकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आपको खुले दिमाग से इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप समझेंगे, है ना। मतलब मैं भी सवर्ण हूँ, उसके बाद भी अगर मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ, तो बेसिकली बात यह है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो आज से 70-75 साल पहले अगर कोई कार्य किया गया है तो उस टाइम पे किस तरह का स्वरूप रहा होगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड दूसरा, अगर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप एक आदमी के इंटेलेक्ट पे सवाल उठाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि BR अम्बेडकर जितने पढ़े लिखे आदमी थे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब किसी को भी आप उठा लीजिए, किसी के पास भी वैसी एजुकेशन, वो लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं था जो उनके पास था। मतलब अगर आप उसमें एक आध नाम अगर आप छोड़ दें BN राव वगैरह का, तो उसके अलावा कोई भी आसपास भी नहीं आता था उनके एजुकेशन के और उनके मतलब कम से कम उनकी फॉर्मल इंटेलेक्ट के आसपास। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब इसमें जब मैं बता रही हूँ, जो हम अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैंने प्रीएम्बल की बात की तो मैंने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की आपसे। ठीक है, हमने कई जगहों से, कई कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। पहला सोर्स हमने जो लिया वो जाहिर सी बात है यूके से आया। ठीक है, यूके ने हम पे इतना साल राज किया कि ये तो हो ही नहीं सकता था कि हम यूके से कुछ भी ना लें। तो यूके से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जिसमें आपको मालूम है बाइकेमरल लेजिस्लेचर से लेके अगर आप बात करते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस की अगर आप बात करते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ संरचना हुई है प्रेसिडेंट की, वो बहुत ज़्यादा मिलती हुई है वहाँ के मोनार्क से, और प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं मोटे मोटे तौर पर लिख दे रही हूँ, बहुत तो नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पर लिख दे रही हूँ। रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ से आया। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम देखा जाए, जो कि आपको मालूम है कि अगेन कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सिस्टम जो है हमने इन्हीं से लिया। रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम हमारा इनसे आया। ठीक है, इसके अगर मैं बात करती हूँ पार्लियामेंट्री, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी इनसे आई। ठीक है, इसके अलावा आपको मालूम है बाइकेमरल लेजिस्लेचर की मैं बात कर ही चुकी हूँ आपसे, बाइकेमरल इन्हीं से आया हमारा। सिंगल सिटीजनशिप का फंडा हमारा इन्हीं के यहाँ का है। आपको मालूम है भारत में आज भी सिंगल सिटीजनशिप है, आगे सिटीजनशिप हम और भी गहराई में पढ़ने वाले हैं, पर मैं आपको बता दूं कि सिंगल सिटीजनशिप का फंडा यहाँ से आया। और हमारा इनफैक्ट जुडिशरी या लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है वो भी हमने इनसे लिया। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि आज भी जो हमारा लॉ फंक्शन करता है, किस हिसाब से हमारी जुडिशरी फंक्शन करती है। इनफैक्ट IPC तो आपको आज भी मालूम है हमारा, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही चल रहा है, 1800s का ही, है ना। 1860 आज भी आप जब सुनेंगे तो आपको मालूम है कि हमारा IPC जो है वो उसी हिसाब से, इंडियन पीनल कोड, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। इनफैक्ट आज भी जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं, काफ़ी कुछ जो व्यवस्थाएँ हैं भारत की, वो आपको UK से मिलते हुए दिखेगी। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हम आज भी करते हैं। रूल ऑफ लॉ आपको मालूम है, कैबिनेट सिस्टम हमारा मालूम है, बाइकेमरल है, जो डुअल वो है आपको अपर हाउस लोअर हाउस, वो भी हमने यूके से लिया हुआ है। ठीक है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ क्या है, सबसे लेंथीएस्ट और सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हमने अब US का लिख देती हूँ मैं कि US से हमने क्या लिखा, तो सबसे बड़ी बात तो हमने क्या ली, सबसे पहले तो हमने प्रियम्बल ही लिया। ठीक है, सबसे बड़ा तो हमने प्रियम्बल लिया। दूसरा, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि कई बार बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है ना, हिंदी में इस तरह का पूछा जाता है। तो हिंदी में हम कई बार उसको क्या बोल देते हैं, सिंपल भाषा में लिखना और ड्राफ्ट करना हमें कई बार एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने BR अम्बेडकर ने बनाया है। कई लोग जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े बहुत नॉर्मल पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने की थी। जो एक आम बोलचाल में हम बोलते हैं, तो उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं अम्बेडकर साहब ने बनाया है ना, BR अम्बेडकर ने या बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, ये एक आमतौर पे हम बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे बोलें कि लिखने में क्या फ़र्क है, तो आपको मालूम है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैंड रिटन है, और हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है, लिखा अम्बेडकर जी ने नहीं अपने हाथ से, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। किसने, प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा द्वारा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हस्तलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है और इनके द्वारा लिखा गया था, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, थर्ड चीज़ हम समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है वो हमने यहाँ से ली है। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ली है यहाँ से, हमने फंडामेंटल राइट्स अपने यहाँ से लिए हैं। ठीक है, हमने अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स का जो फंडा है वो हमने यहाँ से ली हैं। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से ज़रूर ली हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से ली हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यहाँ से नहीं ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम बात करें, और इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू का जो हमारा प्रोसेस है वो भी हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, मतलब यूएस से लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं फंडामेंटल ड्यूटी समझा रही थी आपको, फंडामेंटल ड्यूटी आपको समझना होगा कि हमने यूएसएसआर से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ है, इसमें जापान का भी आ जाता है। जापान के अगर आप बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट आपने सुनी होगी, हमारी स्टेट और सेंटर की कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये फंडा जो है हमारा वो जापान से आता है। ठीक है, तो ये कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्करेंट लिस्ट का। और जॉइंट सिटिंग जो होती है ना, कि दोनों हाउसेस की साथ में जो सिटिंग होती है वो भी हमने जापान से लिया है। तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अगर आप समझ लीजिए तो हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ रहा है कि हमने बहुत सारे, उससे देखा जाए तो नेदरलैंड से भी हमने लिया है। तो बहुत सारे आपको ये समझ में आ रहा है मोटे मोटे तौर पे कि हमने चेंजेस जो किए हैं वो बहुत सारी जगहों से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ली हैं, और फाइनली बन के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो निखर के उभर के सामने आया है। ठीक है, अब इनका फ्रेमिंग हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है। आपको एक मैं बता दूं कि आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय एम एन रॉय, है ना। ये नाम मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय आप याद रखिएगा, ये कई लोगों को नहीं पता, कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर माने जाते हैं भारत में। ठीक है, अब इसमें जब बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब किया, 16 मई 1946 को किया। ठीक है, अकॉर्डिंग किसका था, कैबिनेट मिशन प्लान का। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, जब बात की गई थी कि फाइनली कि आपको भारत को स्वाधीन कर दिया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जो है दो अलग अलग कंट्रीज बनेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अलग होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, और क्या होगा, और आपको किस तरह से उसको संचालित करना है, ये सारी चीज़ें जो थी कैबिनेट प्लान में थी। ठीक है, चेयरमैनशिप किसकी थी, चेयरमैनशिप सचिदानंद सिन्हा की थी। ठीक है, इसके बाद आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनिशियली राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो बाद में जाके भावी हमारे पहले राष्ट्रपति बने, वो तो थे ही, लेकिन वीसी के लिए आपको एच.सी. मुखर्जी का नाम आया था। ठीक है, जिनको पहली बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया था, कब, 11 दिसंबर 1946 को। अब ये बात आप समझ लीजिए कि ये भावी मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे तारीख आप देख लीजिए, भारत इंडिपेंडेंट कब हुआ है, भारत इंडिपेंडेंट हुआ है तकरीबन 8 महीने बाद, तो इस वजह से भावी बोला गया है। ठीक है, बी.एन. राव को, जिसको मैंने कहा आपसे, अभी मैंने नाम लिया था बी.एन. राव का, जब मैंने बात किसके रेफरेंस में की थी, अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई या इंटेलेक्चुअल या फॉर्मल इंटेलेक्ट की जब मैंने बात की, तो मैंने कहा एक ही व्यक्ति हैं बी.एन. राव जो थोड़े आसपास आते हैं, तो बी.एन. राव को क्या बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और चेयरमैन कौन थे वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 389 थे, जिसमें से 292 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, वो ब्रिटिश स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट, उस टाइम पे भारत में अलग अलग राजघराने थे तो उनको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और 4 जो थे वो कहाँ से थे, वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे, दिल्ली के, अजमेर के, जो कि आपको मालूम है मेरवाड़ा के, कुर्ग के, और ब्रिटिश बलूचिस्तान के। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। चेयरमैन कौन थे, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए क्या ऐतिहासिक क्षण है, देख रहे हैं आप, क्या ऐतिहासिक क्षण है जब साइनिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब फॉर्म किया, पहली बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेम कब हुआ, 1946 में, जैसे मैंने कहा। ठीक है, उसके बाद जब आप करते हैं तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था, ये भी हम समझ गए, मेंबर्स जितने हैं हम वो भी पढ़ चुके हैं, समझ गए हम। ठीक है, इसमें से ये पूरा जो हम कर चुके हैं, इसमें से वर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल। इसमें से एक और चीज़ समझिए आप कि जब हमने बात की 296 मेंबर्स की, तो 296 मेंबर्स आउट ऑफ 296 members were not to be elected by provincial legislature, while 4 members were to represent the chief। ये तो आप पढ़ चुके हैं पूरा, अभी मैं बता चुकी हूँ पुराने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, नाउ
फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहाँ की गई, इसके ऊपर सवाल अक्सर बनता है। 9 दिसंबर 1946 को की गई, और इसमें अगर आप रीअसेंबल कब हुए, 14 अगस्त 1947 को। और उस टाइम पे जब 14 अगस्त 1947 को हुए तो ये आप देख लीजिए, ये है ऐतिहासिक क्षण जब वो जो स्पीच है, जो कि फेरी स्पीच मानी जाती है और बहुत ही लैंडमार्क स्पीच मानी जाती है, बिल्कुल उतने वैसी ही जैसे जो इब्राहिम लिंकन ने सिविल वॉर के टाइम के उनकी एक स्पीच मानी जाती है, उसी तरह जवाहरलाल नेहरू की ये स्पीच मानी जाती है, मिडनाइट आवर स्पीच, वो उन्होंने दी। और हम कब मिले फिर, एज डोमिनियन जो है ऑफ इंडिया को आपने कह सकते हैं सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तकरीबन बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फाइनलाइज होने में, ड्राफ्ट। और फाइनली आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, जिसके बाद मैंने कहा कि आगे चल के वो प्रियम्बल का रूप लेता है। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। और उसका फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को पास जब किया गया तो यही आगे चल के बनता है क्या, आपका प्रियम्बल। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने असेंबली के रिस्पेक्टिवली। बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र नियुक्त किया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई 29 अगस्त 1947। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो है ये डेट आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट की गई। नाउ बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया को कब दिया, असेंबली में दिया 21 फरवरी 1948 की। ठीक है, बाकी मेंबर्स जो हैं, जो बड़े मेंबर्स थे जिनका नाम आप समझ सकते हैं, तो उसमें अयंगर थे, अलादी कृष्णन थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे। एक और चीज़ आप इसमें देखेंगे कि इसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं भारत के सिटीजनशिप की, बहुत ज़्यादा इसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप इसमें और ज़्यादा डिस्कशन करना चाहें तो मैं इसमें ये भी बता सकती हूँ कि इसमें बहुत जो अगर आप पार्ट्स के डिस्कशन करेंगे, शेड्यूल्स के डिस्कशन करेंगे, तो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है। अगर आप पार्ट्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्ट्स पर डिस्कशन करूँ तो आर्टिकल पार्ट 1 जैसे मैं इसका डिस्कस करूँ तो उसमें भी पार्ट में भी फिर ए बी करके क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके पार्ट्स डिस्कस करें तो जैसे एक में इन्होंने बता दिया कि गवर्नेंस कैसे करनी है, प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे वर्क करेगा, गवर्नर का ऑफिस कैसे वर्क करेगा, बाकी कैसे जुडिशरी काम करेगी, ये सब कुछ अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है। ये टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट से डील करता है। पार्ट 1 जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया से डील करता है। ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन कैसे होगा नए स्टेट का, ये सब कुछ जो है, ये सब स्केड्यूल जो है वो इसमें दिए हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट या ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दी गई हैं। और नेम क्या है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के, वो सारे दिए गए हैं। तो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर गहराई में, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि एक एक चीज़ जो है वो आपको बहुत ही करीने से हर चीज़, हर पहलू पर डिस्कशन हुआ है, हर पहलू पर बात हुई है कि अगर स्टेट्स हैं तो स्टेट्स कैसे करेंगे, कितने कैसे वर्किंग होगी, ज़िले की वर्किंग कैसे होगी, जुडिशरी कैसे काम करेगी, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करेगा, अगर आपको कोई चीज़ संशोधन करनी है तो आप कैसे करेंगे। हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत और बहुत गहराई में बातचीत हुई है। जैसे पार्ट 1 है, अगर इसी में आप पार्ट 2 की बात कर लें तो पार्ट 2 में अगर आप बात करते हैं जो कि आर्टिकल, ये 1 से 4 रहा है आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल अगर आप बात करें पार्ट 2 में तो आर्टिकल 5 से स्टार्ट हो जाएगा तकरीबन 11 तक। ठीक है, वो मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वाइज डिवीजन है। पार्ट 2 में अगर आप बात करेंगे तो इसमें फिर पूरा डिस्कशन हुआ है, ये करता है सिटीजनशिप से बात। ठीक है, जो सिटीजनशिप अभी हम पढ़ने वाले हैं उससे डिस्कशन जो होगा वो किया गया है कहाँ पे, पार्ट 2 में, जो कि 5 से 11 तक का आर्टिकल है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा डिस्कशन है। अब जैसे हम यहाँ पे सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ आपको बताई दी है कि 5 से 11 है अंडर पार्ट 2। ठीक है, आर्टिकल 5 to 8 डील विद द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब इसमें अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या 4 चीज़ें आपको स्पेसिफाई की गई हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि वो है
सिर्फ वो लोग जो कि डोमिसाइल हैं भारत के, ठीक है, सीधा सीधा है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन वहाँ भी थी, पॉपुलेशन यहाँ भी थी, और जब पॉपुलेशन का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ से यहाँ आए हैं और यहाँ से वहाँ गए हैं, तो उनके बारे में यहाँ बात की गई थी। फिर ये क्या है, पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ पे उनको मुहाजिर कहा गया या वहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो वो वापस लौट के हिंदुस्तान आ गए, तो उनका भी है, ठीक है। और इनके बारे में क्या है, उन लोगों के बारे में जो भारत के जो आप कह सकते हैं कि टेरिटरी के बाहर जो लोग रहते हैं लेकिन भारत के हैं, उनके बारे में जो है वो भी दिया गया है इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की, मतलब हम बात करने वाले हैं नागरिकता की, ठीक है। जब आपको मालूम है, जब हम बात करते हैं देश की या हम बात करते हैं एक पॉलिटिकल कंट्री की, अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजनशिप जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। नागरिकता की हम बात करते हैं तो उसमें एक आप कह सकते हैं हमारे देश में जब हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में पूरी तरह प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है। अब सिटीजनशिप की जब मैं बात करती हूँ तो किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 5 अलग अलग तरीका है, वेज हैं जिसके थ्रू हम इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे जो हम बात पढ़ेंगे उनमें आप पढ़ेंगे कि आपको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता चलेगा, लेकिन अक्सर क्या होता है कि मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य की जब बात होती है तो हमें ये पता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 अलग अलग सोर्सेज से हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर लेती हूँ कि इंडिया में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है, ठीक है, और पूरी कंट्री में एक सी मिलती है। और आपको मतलब सिंगल सिटीजनशिप मतलब ये कि आपको जब हम रिनंसिएशन की बात करते हैं, अब एक और पहलू बता देती हूँ मैं आपको नागरिकता का, जब इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया कि 5 तरीके से आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन उसको अगर आपको रिनाउंस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको हटाने के या उसका को ख़त्म करने के भी 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिनंसिएशन, मतलब क्या कि आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो इंडियन सिटीजनशिप आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि आप ये कहिए कि आपने, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से आपने जो है नागरिकता छोड़ दी है ना, वो रिनंसिएशन में आ गया। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी जो नागरिकता है वो ख़त्म कर दे। वो भी कब होती है, जब आपने किसी और गवर्नमेंट की या किसी और देश की नागरिकता ले ली होती है। इसमें थर्ड पार्ट होता है कि जब आपने सेडिशन का कोई चार्ज होता है आपके ऊपर, या आपने कोई ऐसा काम किया होता है जो कि बहुत ही गलत होता है, देश के हित में नहीं होता, या आपने दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया होता है, या आपने किसी तरह से आपने देशद्रोह में अगर आप लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे नागरिकता ख़त्म होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है 5 तरीके किस तरह से एक्वायर करने का। पहली बात होती है जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि बाय बर्थ है, मतलब जिसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, मतलब आपका जन्म क्योंकि भारत में हुआ इस वजह से आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। डिसेंट होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी होता है। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ 5 वेज क्या है एक्वायरिंग सिटीजनशिप के, इसमें जैसे मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। सबसे पहले है हमारा बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आपका जन्म इस तिथि के बीच में हुआ है तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं। अब 1987 के बाद का एक जो क्लॉज है वो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि 1987 से लेकर 1 जुलाई 1987 से लेके आप अगर बात करते हैं 2 दिसंबर 2004, ठीक है। अब इसमें अगर आपके वन ऑफ योर पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो आप ऑटोमेटिकली बाय बर्थ जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर के बाद जिसका जन्म होता है, ठीक है,
वो भारत में होता है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में होता है, और उसका एक कोई भी ईदर ऑफ द पेरेंट्स जो है वो बाय बर्थ जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन उसका दूसरा पेरेंट जो है ना, मतलब माँ या पिता में से अगर बात हो रही है तो दोनों में से कोई एक जो है उसको क्या होना पड़ेगा, बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो लीगल माइग्रेंट नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो आपको बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की। ठीक है, तो आपको 3 कंडीशन समझ में आई, ये बहुत कम लोगों को पता होती है। ठीक है, कि आपको ये जो डेट्स है ना 26 जन 1950 तो ठीक है, ये जो डेट्स का जो डिवीजन है ये कम लोगों को समझ में आता है, तो आपको क्लियर होगा। नाउ बाय डिसेंट जब हम बात करते हैं तो बाय डिसेंट मतलब क्या, कि अगर आपके पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको बाय डिसेंट जो है वो क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, फिर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक, और 3 दिसंबर के बाद ये हो जाएगा कि एक पेरेंट को इंडिया का बाय बर्थ सिटीजन होना और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो आपको नेचुरल सिटीजनशिप जो है भारत की मिल जाती है बाय बर्थ। अब इसको मैं मिटा देती हूं एक बार और मैं आपको बताती हूं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट जैसे मैंने कहा कि आपके फादर अगर सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, अगर एट द टाइम ऑफ कब, एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हैं तो आपको मिल जाएगी क्या, बाय डिसेंट। ठीक है, इसमें मतलब क्या डेट कौन सी हो गई आपकी, 26 जनवरी जब इनैक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली है ना 1950, ये डेट हो गई। और इसमें एक और डेट आती है जिसको हम बोलेंगे 10 दिसंबर 1992। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन अगर आप बाय डिसेंट की बात करेंगे तो अभी तक बात हो रही है कि अगर आपके पिता भारत के नागरिक हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, अगर उनका जन्म जो है वो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर जन्म हुआ है तो। लेकिन अगर ये 10 दिसंबर 1992 वाला फंडा आता है तो इसमें वन ऑफ द पेरेंट हैज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया टू गेट द सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें क्लॉज होता है कितना, 7 इयर्स का जनरल क्लॉज दिया जाता है कि 7 साल से अगर आप कोई भारत का नागरिक है, वो अगर भारत के बाहर 7 साल तक रह रहा है या अंदर 7 साल तक रह रहा है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन मतलब 7 इयर्स का रजिस्ट्रेशन टाइम वर्क जो होता है, टाइम फ्रेम जो होता है वो काम करता है यहाँ पे। नेचुरलाइजेशन जो है कोई फॉरेनर अगर लेना चाहता है और वो 12 साल से अधिक 12 इयर्स प्लस टाइम पीरियड के लिए अगर इंडिया में है तो उसको मिल जाती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब अगर आपने कोई सी टेरिटरी को आपने एक्वायर किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा या पौंडीचेरी की बात करते हैं, है ना, तो आपको मालूम है कि ये जो है पौंडीचेरी, ये आपको मालूम है कि ये बहुत बाद में हमारे पास आया, मतलब ये जब बाकी स्टेट्स का विलय हुआ इंडिया में तब नहीं हुआ था। इसका जो आपको मालूम है लिबरेशन जो है वो लेटर हुआ, 60s में हुआ, तो ये हमारे उसमें बाद में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाद में आया। तो इसमें जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपने आप जो हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रहने वाले थे वो अपने आप क्या बन गए, भारत के नागरिक बन गए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें एनिमी एलाइज जो हैं वो, या फिर वो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जिनके बच्चों का जन्म अगर यहाँ पे हुआ, जाहिर सी बात है कितनी बड़ी कंट्री है, फॉरेन डिप्लोमेट्स भी हैं, रहते होंगे बाहर से जो आए हुए हैं, और उनके बच्चों का जन्म यहाँ पे हुआ, उनको बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप भारत की नहीं मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इसमें अपन नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे मौलिक अधिकार, हम बार बार इनके बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आया है, जिसमें आपको मालूम है कि हर तरह की समानता जो है हमें दी जाएगी, हम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत का जो संविधान है हमें हर तरह के अधिकार देता है, और वो हमें क्या बोलता है कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको एक तरह के मौके दिए जाएंगे, सबको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक तरह के अवसर दिए जाएंगे, सबको एक तरह के चांसेस दिए जाएंगे, है ना। किसी भी रंग का या नस्ल का किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 से 18 बोलता है। राइट टू फ्रीडम आपको मालूम है हमारा, जब हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट टू फ्रीडम में अगर आप बात करते हैं तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं राइट टू फ्रीडम में। पहली बात यह है कि आपको स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमेशा ये बोला जाता है कि भारत में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया जाता है। आप अपनी बात को जिस भी तरह से कहना चाहते हैं, आप अपने आप को किसी भी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं, जब तक वो किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता तब तक आपको वो राइट दी गई है। दूसरी, जब मैं राइट की बात करती हूँ तो इसमें बात आ जाती है कि आपको ये दिया जाएगा कि आपको अपने कन्वेंशन को बिलीव करने का, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी है इसमें, प्रोटेक्शन
ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आपको अपने जीवन को और अपनी लिबर्टी की रक्षा करना भी आपका मौलिक अधिकार है। तीसरी बात जब हम करते हैं तो उसमें आ जाता है किसी भी अरेस्ट या डिटेंशन की आपको एक छूट होती है, अरेस्ट या डिटेंशन के मामले में और डिटेंशन के मामले में। अब इसमें क्या बात हो रही है, अरेस्ट या डिटेंशन के मामले में इन सर्टन केसेस, अगर आप किसी केसेस के मामले में फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम की अगर आप बात करते हैं तो उसमें कुछ मामलों में आपको छूट होती है, अरेस्ट या डिटेंशन की भी आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता कुछ मामलों में। जैसे आपको मालूम है कि जैसे महिलाओं की गिरफ्तारी जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती, या अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो आपको कोर्ट में पेश करना 24 घंटे के अंदर अनिवार्य होगा किसी भी मुजरिम को, या फिर महिलाओं को अगर आपको पकड़ना है तो उसको सिर्फ कोई महिला अधिकारी ही पकड़ सकती है। ये जो चीजें हैं या आपके अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात आती है। राइट टू एजुकेशन क्या है, इसमें बात की जाएगी कि 14 साल 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे होंगे उन सब की जो एजुकेशन है उसके तहत उनको पढ़ाना अनिवार्य होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व होगा। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23 to 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको मालूम है जब हमारी बात करते हैं हम सेक्युलरिज्म की कि हर धर्म को यहाँ पे फॉलो करने की अनुमति होगी, हर धर्म की अपनी चीजें होंगी, हर धर्म अपना फॉलो कर सकता है। टैक्सेशन में उनको रिलैक्सेशन होता है जहाँ पे आपको रिलीजियस आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कोई रिलीजियस कोई काज की बात करते हैं आप, और इसमें हर धर्म जो है अपनी धर्म निरपेक्षता में अपने जो उनके जो उसूल हैं जो चीजें हैं उनको लेके चल सकते हैं। हालांकि हम अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर अभी आपको मालूम है बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जब पूरी तरह से बात हुई थी तो उस पर काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया था। एक पर्टिकुलर सेक्ट ने इसका काफ़ी विरोध किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके धार्मिक जो उनकी जो आज़ादी है उस पर किसी तरह से एक तरह से आप कह रहे हैं कि उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। कल्चरल एजुकेशन राइट, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि कल्चरल एजुकेशन राइट, एक और राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की राइट होती है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कल्चरल एजुकेशनल राइट भी आप समझ गए होंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि इतनी बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, है ना। कोई इस तरह से IGQ में बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, तो आर्टिकल्स मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। ज़्यादातर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के ऊपर सवाल होता है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि आजकल रिलीजन के ऊपर लेके काफ़ी बहस चल रही है इसलिए थोड़ा सा बड़ा बात बन जाती है, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जब बात आ रही है तो मैं ये मिटा दे रही हूँ यहाँ पे इसमें, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि हमारी जब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम बात करते हैं तो उसमें रिट्स की बात होती है। अगर आपने उसमें नाम सुना होगा, आपने हैबीज कॉर्पस का नाम सुना होगा, आपने मैंडेमस का नाम सुना होगा, आपने क्यो वारंटो का नाम सुना होगा, आपने प्रोहिबिशन का नाम सुना होगा, ये रिट्स हैं। अब रिट्स में क्या होता है, अगर आप हैबीज कॉर्पस की बात करते हैं तो मैं लिखने की जगह आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, हैबीज कॉर्पस की अगर आप बात करते हैं तो उसमें मतलब ये होता है कि किसी आदमी का अनलॉफुल डिटेंशन जो है उसको आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, आप उसको अगर आप कह सकते हैं कि उसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है एक समय के लिए तो आप उसको बाहर ला सकते हैं या आप उसको छुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपके हैबीज कॉर्पस में, आपका रेट आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंडेमस, ये मिटा ही दे रही हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, RCR से समझ जाना। ठीक है, अब इसमें जैसे हैबीज कॉर्पस हमने कहा, एक हम पढ़ लेते हैं मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस जब हम कहते हैं तो बेसिकली मैंडेमस का भी मतलब यही होता है कि आपके जो कोर्ट्स, इसमें कोर्ट्स का मामला आ जाता है मैंडेमस में। इसमें मतलब हो जाता है कि आप कह सकते हैं सिक्योर परफॉर्मेंस होती है पब्लिक ड्यूटी की। ठीक है, मतलब क्या होता है, यू हैव टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी, यहां लिख रही हूं मैं, सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट्स। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी लिख दे रही हूं बस मैं, पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट्स होता है या लोअर ट्रिब्यूनल्स भी हो सकता है, लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, लोअर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स, या आप इसमें कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स इसमें समझ जाना, ट्रिब्यूनल्स या पब्लिक अथॉरिटी की अगर आप बात करते हैं तो वो आता है काय में, मैंडेमस में। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा, यहाँ लिख देते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो आप समझ ही गए होंगे कि आप बात करते हैं किसी को रोकने की, या आप बात करते हैं किसी प्रकार का कोई प्रकरण जो होता है आपको किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में उस चीज़ को प्रेजेंट करना है या नहीं करना है, आपको रोकने की बात होती है, तो प्रोहिबिशन वहाँ आ जाता है।
मतलब बेसिकली प्रोहिबिशन में क्या होता है, आप कोर्ट को भी जो एक कोई केस है या कोई भी बात है पेंडिंग चल रहा है उसको आप आगे कैरी करने से रोक सकते हैं, है ना। प्रोहिबिशन में मतलब आपको मालूम है कि वो जो ज्यूरिडिक्शन है उस कोर्ट में नहीं आता, तो आप उसको कैसे करेंगे, कौन सा रिट दायर करके प्रोहिबिशन के तहत आप उसको रोक सकते हैं। सेम चीज़ अगर मैं को वारंटो में लिखूँ, मैं कहाँ लिखूँ अब को वारंटो, आप समझ जाइए। को वारंटो में क्या होता है बेसिकली कि आप किसी भी अधिकारी को आप काम जो वो एंटाइटल्ड नहीं है कोई पोस्ट होल्ड करने से, आप उसको उससे हटा सकते हैं। तो उसमें कौन सी रिट दायर करनी पड़ती है, को वारंटो करनी पड़ती है, और वो किसके तहत आती है, आपको मालूम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि 7वीं जो मौलिक अधिकार हमारा है उसमें माना जाता है। ठीक है, बाकी तो आपको सिंपल से हैं, आपको मालूम ही है, 6 तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इसमें फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से बनते नहीं हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट से ही आते हैं, स्पेशली क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं परिवर्तित हुई हैं, हालात और सिचुएशन और समीकरण जो है समाज के वो बदल रहे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको राइट ऑफ इक्वालिटी, ऑफ राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशंस, और इसमें आप राइट टू एक्सप्रेशंस तो आपके फ्रीडम में ही आ जाता है, राइट। इसमें राइट टू रिलीजन जो है वो सब कुछ जो है वो ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा सवाल उसके ऊपर बनते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इन्यूमरेट किया गया है। कब किया गया है, पार्ट 4th में किया गया है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ठीक है, अंबेडकर ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। अंबेडकर के हिसाब से अगर आप कहते हैं तो उन्होंने बिल्कुल इसको नॉवल फीचर बोला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें आप कह सकते हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एक तो एक चीज़ ये है कि इनके ऊपर एक और चीज़ है कि ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक मॉरल लाइन ऑफ कॉन्डक्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अगर इसमें आप देखते हैं तो उनकी लीगल बाइंडिंग या लीगल सैंक्शन नहीं होता, इन द सेंस कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते या कोई स्टेट इनको फॉलो नहीं करता तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में इनको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको समझ लेते हैं कि अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट, इनमें बेसिकली फिलॉसफी मानी जाती है। दे आर नोन टू बी द कैरियर ऑफ द फिलॉसफी एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द स्पिरिट ऑफ इंडिया एज इट इज कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें आप क्या बात कर सकते हैं, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो कि आर्टिकल 38 में दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। ये मैंने आपको जनरल बताया है, आप इसमें कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसके ऊपर अभी बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसके ऊपर आने की बात हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपको ने जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर सेक्ट है जिनको थोड़ी सी इससे दिक्कत थी, उनका कहना था कि उनके जो रिलीजियस लॉज हैं उनके अगेंस्ट है ये। ठीक है, सिक्योर करना है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एक्सेट्रा, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, विच इज आर्टिकल 46। सेपरेशन होगी जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, ये आर्टिकल 50 में है। और प्रमोशन होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, ये आर्टिकल 51 में है। ठीक है, अब जब आप जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यू वेरी वेल नो कि पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ क्या बोले जाते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। और आपको मालूम है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जुडिशरी जो फंक्शन करती है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है भारत में। ठीक है, ये आपने समझ लिए। जब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सोल माने जाते हैं, लेकिन लीगल सैंक्शन नहीं होता इनको। आप इनको कोर्ट में आप मतलब इनको चैलेंज नहीं कर सकते या इन्फोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, ये आपको समझ में आता है, लीगली इन्फोर्सेबल या लीगली बाइंडिंग नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अब इसमें आर्टिकल 51A के हिसाब से हमारी हर भारतीय नागरिक की अगर कुछ उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होंगे। ठीक है, नो ड्यूटी और नो अथॉरिटी कम्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन और एनी सेंस ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अपने भारत के संविधान को आपको अबाइड करना है, और आपको किसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको हमारे नेशनल फ्लैग की और हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपको फॉलो करना है आइडियल हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, मतलब आपको ये नहीं भूलना है कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये आज़ादी हमें किन मुश्किलों के बाद मिली है और क्या कीमत चुकाने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। आपको वो स्पिरिट जो है नेशनलिज्म की वो कहीं ना कहीं अपने अंदर संजो के रखनी है। आपको सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी भारत की जो है वो उसका संरक्षण आपको करना है। आपको भारत की अखंडता का ख्याल रखना है। आपको भारत को किसी भी प्रकार से किसी भी कोई ऐसा कर्तव्य आपको या कोई भी ऐसा काज आपको नहीं करना है जिससे भारत की अखंडता के ऊपर किसी भी प्रकार का
की आप कह सकते हैं मुश्किल आए, ठीक है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन एवर कॉल्ड अपॉन, आपको देश की संरक्षण का आपको का जिम्मा सौंपा गया है, आपके ऊपर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, आपको देश के लिए अपना जो बलिदान है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो भी अगर कभी कोई कॉल ऑफ ड्यूटी आए तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आपको एक कॉमन ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं भाईचारे की जो भावना है वो आपको आपस में बनाकर रखनी है देश हित में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। आपको क्या करना है, हमारा जो विभिन्नता में जिसको आप कहते हैं ना भारत में जिसको आप कहते हैं विभिन्नता में एकता वाला जो हमारा कंसेप्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कॉम्पोजिट कल्चर जो है आपको उसको बचा के रखना है, उसका संरक्षण करना है और उसको प्रमोट करना है, ठीक है। आपको साइंटिफिक टेम्पर करना है, बिकॉज विदाउट एनी साइंटिफिक टेम्पर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस फर्दर। मतलब जो ज़माना जो युग हम जिस पे जी रहे हैं उसमें साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ आपको पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वेंडलाइजेशन के जैसे काम होते हैं। आपको मालूम है लोग जो है वो दुकानें जला देते हैं, कोई भी दंगा होता है, झगड़ा होता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, उस तरह का काम नहीं करना है। उसकी सुरक्षा करना आपकी मौलिक जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको स्ट्राइव करना है फॉर एक्सेलेंस, आपको हमेशा बेहतरी के लिए आगे बढ़ना है, आपको कभी पीछे हट के या पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है फॉर एजुकेशन। आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने आने वाली युग के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको एजुकेशन करनी है। और अगर वो आपका बच्चा अगर 6 से 14 साल की उम्र का है तो आपको सुनिश्चित करना है कि उसको एक वैल्यू एजुकेशन मिले, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उस तक पहुँचे और उसको मिले, ठीक है। अब हम यूनियन गवर्नमेंट बात कर लेते हैं। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि जब हम बात कर रहे थे गवर्नेंस की, ठीक है, तो अब जब हम ये बात कर लेते हैं, एक बात होती है सिंपल सी कि अगर हम भारत की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो किस तरह से होती है, ये लेजिस्लेचर है जिसमें क्या आ जाता है आपका लोकसभा एंड राज्यसभा आ जाएगी और इसमें आप लेजिस्लेचर में फिर क्या आ जाएंगे। अगर आप इसमें बात करते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सब भी इसी में आ जाएगा लेजिस्लेचर में, ठीक है। फिर आप बात करते हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव में आप मान लीजिए सारे जो आपके जो आधिकारिक क्षेत्र हैं जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अगर आप बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, ठीक है। या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर्स या आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप बात करते हैं उनका जो मंत्रीगण है वो आपके एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा और आ जाएगी जुडिशरी, ठीक है। 3 स्तंभ माने जाते हैं ये। एग्जीक्यूटिव में आप क्या मान लेंगे, आप प्रेसिडेंट मान लेंगे, प्राइम मिनिस्टर मान लेंगे, गवर्नर मान लेंगे, सीएम मान लेंगे और इनके मंत्रीगण वगैरह जो है एग्जीक्यूटिव आप उसमें मान लेंगे, है ना। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या आप कैबिनेट, वो सब कुछ जो है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा। जुडिशरी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, ये सब जो है वो हमारी जुडिशरी में आते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 3 अंग हैं, लेकिन इसमें से आपको मालूम है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है इनका ताना बाना मिलता है क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो है वो लेजिस्लेशन से आती हैं, लेकिन जब आप जुडिशरी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंटली इंडिया में फंक्शन करती है। अब इसमें जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव या फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कंट्री का कौन कहलाते हैं, जिनको आप हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी आपको मालूम है कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की इनिशियली बात की थी तो हमने बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग जगहों से ली है। अगर आपको मालूम है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको समझ में आ गया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारे यहाँ, तो प्रेसिडेंट कौन है हमारे यहाँ, नॉमिनल हेड माने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिलती जुलती है, जैसे कि आपको अभी आप पढ़ रहे हैं कि आपको यूके में जैसे वहाँ पे जो मोनार्की है वो अगर आप बात करते हैं जिसको आप कहते हैं कि नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि जिनको बोला जाता है कि वो है, लेकिन जो काम करने वाली जो व्यवस्था है वो कौन सी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनको रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो अगर आप रंग की बात करते हैं तो सर्वोच्च पद है भारत का, ठीक है, सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव पद अगर भारत का कोई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू
टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें क्या बात होती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे बात कही गई है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट है उसको एक्सेप्ट करना होगा जो भी एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कि रियल गवर्नेंस करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। मतलब जो आप रियल गवर्नमेंट कौन चलाता है, प्रधानमंत्री चलाते हैं और उनका मंत्रीगण जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं वो चलाते हैं। हाउएवर 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अमेंड करता है ऑब्लिगेटरी को, प्रेसिडेंट कैन सेंड एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई प्रेसिडेंट जो है अपनी एडवाइस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल उनके पास 2 बार आता है तो फिर उनको उसमें हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। मतलब ठीक है, इसमें अगर आप बात करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स निहित नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के कारण, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, ये मैं बता दे रही हूँ। अब क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन जो है सबसे बड़ी बात तो भारत के नागरिक होना चाहिए उन्हें, ठीक है। उनकी जो एज है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उनको एलिजिबल मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, ठीक है, शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर। उनको लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, उनको एलिजिबल होना चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सकें, ठीक है। उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि कंपलसरी एक आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन मानी जाती है लोकसभा मेंबर बनने के लिए। और उस टाइम पर जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हों उस टाइम पर उन्हें कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होता और बाद में तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों ही हाउसेस के। दोनों हाउसेस मतलब क्या, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस एंड लोअर हाउस मतलब क्या, राज्यसभा और लोकसभा हमारे यहाँ है। जैसे हमने ये भी जो हमारी पद्धति है वो कहाँ से आई है, ब्रिटेन से आई है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें आ सकती है। और इलेक्टेड मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट्स के, वो भी इसमें भागीदारी अपनी देते हैं, ठीक है। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, स्टेट असेंबलीज की जब हम बात करते हैं तो भारत के जो स्टेट्स की संख्या है 28 स्टेट्स में से जितने भी हमारे स्टेट्स होंगे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 में ही है, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें दे सकते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को राइट नहीं होती प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और कितने स्टेट्स में वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको होती है, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी कहते हैं आजकल उसको। अब जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री, मैंने आपसे कह दिया कि हमारे यहाँ रियल हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं। आपको मालूम है जनरल इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। लास्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे कब हुए थे, 2019 में हुए थे, मई 2019 में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे तब से जो हैं प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले भी थे लेकिन 2019 के जो इलेक्शन है उसके बाद से वो अभी भी हैं, और अगला इलेक्शन जो है 2024 में ड्यू है, ठीक है। उसमें भी कहा जा रहा है जो जिस तरह की लहर है कि हो सकता है फिर से वही बन जाए, तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन खैर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आपको मालूम है कि सबसे हायर अगर किसी को अथॉरिटी है तो प्रधानमंत्री की, और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। जो रियल गवर्नमेंट को चलाने वाली जो बॉडी है वो यही मानी जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत सारी मशीनरी काम करती है, जिसमें बहुत बड़ी लॉबी काम करती है जो कि बहुत वरिष्ठ अधिकारियों की होती है, IAS की होती है, बहुत सारे उसमें अधिकारी होते हैं, वो उनकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो आपको मालूम है कि जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसका क्या बोलेंगे आप, उसका जो हेड होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। मतलब जो पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स में, जिसके सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं लोकसभा में, उनका जो नेता रहता है वो कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अब इसमें कई बार चीज़ें अलग भी हो जाती हैं, जैसे सोनिया गांधी जब बनी, जब UPA की सरकार आई, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ चीज़ें भारत क्योंकि इतना बड़ा देश है तो कोलिशन गवर्नमेंट्स भी होती हैं। पहली बार अगर आप देखते हैं तो बहुत सालों बाद, काफ़ी सालों बाद, मतलब राजीव गांधी की सरकार के बाद या नरसिम्हा राव की सरकार के बाद अगर आप देखें तो अब जाके जो है वो बहुमत के साथ सरकारें बनी हैं। मतलब अभी अगर आप देखते हैं तो ठीक है, इससे पहले बहुमत की सरकार नहीं आ पाई थी। तो उसमें बहुमत की सरकार जब नहीं आती तो उसमें फिर जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। अभी जोड़ तोड़ की राजनीति की ज़रूरत नहीं है। अभी बीजेपी की आप कह सकते हैं कि बिल्कुल थम्पिंग मेजॉरिटी से बीजेपी सरकार आई है। इस वजह से उसमें कोई किसी भी प्रकार का कहीं पे भी
आपको गठबंधन या आपको कुछ भी किसी प्रकार का किसी के दबाव में या बंदिश में आने की ज़रूरत नहीं थी और नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हम बात कर ही चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ये हम समझ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो पहली सबसे सर्वोच्च पद है, सबसे प्रथम नागरिक होते हैं देश के, लेकिन प्रथम नागरिक होने के बाद भी उनके जो पावर्स हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं ही इज़ द मतलब दी मास्टर ऑफ दी काइंड ऑफ अ प्लेस, राइट। अगर आप बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी नहीं होता। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो है अपना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो चुनते हैं। शपथ ग्रहण जो है वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कराते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। अब आप यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो जाहिर सी बात है लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना। लोकसभा में आने के लिए जो भी इनके अंदर क्वालिटीज़ चाहिए वो आपको सारी क्वालिटीज़ प्राइम मिनिस्टर के अंदर होंगी। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन अगर आप मापदंड की बात करते हैं तो बिल्कुल वो सेम है सबके लिए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैसे हैं, वो एक्सीड नहीं हो सकते 15%, जो कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं। जितनी भी आपकी लोकसभा की सीट्स हैं, मतलब 552 है, ठीक है, 552 हैं, तो उसका मान लीजिए कि 15% जो है उससे ज़्यादा नहीं एक्सीड हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, उनका दायित्व होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर कलेक्टिवली आंसरेबल टू लोकसभा विच इज़ डिफाइंड बाय द आर्टिकल 75। अब मिनिस्टर्स किस तरह के होते हैं ये आपने सुने होंगे, है ना। आपने सुने होंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स आपने सुने होंगे, ये सबसे पावरफुल गट होता है मिनिस्टर्स का। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जब मंत्रीगण जब अपनी मंत्रिमंडल की चर्चा की जाती है, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये वो होते हैं जो कि रियल पॉलिसी मेकर्स होते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज और इंपॉर्टेंट मैटर्स को डील करते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, ये जो है जिस तरह की इस तरह के जो पोर्टफोलियोज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होम मिनिस्ट्री हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, उनको जो होल्ड करते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, दे कैन होल्ड ईदर इंडिपेंडेंट चार्ज, आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपने सुने होंगे या आपने राज्य मंत्री भी सुने होंगे, वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट चार्ज भी ले सकते हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है मिनिस्टर मतलब कई बार बोला जाता है ही द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, तो आपको क्या मालूम है वो इंडिपेंडेंट चार्ज में है और कई बार वो अटैच होता है किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो इस तरह के भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन इस तरह से होता है। अब पार्लियामेंट की हम बात करते हैं। जब आपको मालूम है भारत के पार्लियामेंट की या भारत के आप इसको बोलते हैं, आप लोकतंत्र की जब बात करते हैं भारत में, डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट की या प्रजातंत्र की आप बात करते हैं, तो ये आपको क्या कहलाता है, ये मंदिर कहलाता है डेमोक्रेसी का, दिस नोन एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है। अभी नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है जिसमें आपको मालूम है कि मोदी जी ने अभी जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका अनावरण भी किया था, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने उनको जिस तरह की वो स्टैचू वो प्रतिमा बनी है, कई लोगों ने उसकी काफ़ी सराहना की, काफ़ी लोगों ने काफ़ी उसकी निंदा की। मतलब लायन कैपिटल को उन्होंने इनॉग्रेट किया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। तो खैर ये हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है एंड दिस हैज़ बिन द पावर, द सेंटर हाउस ऑफ द पावर जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है, इसमें पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट करती है, उसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं, लोकसभा आ जाती है, राज्यसभा आ जाती है, जो कि आर्टिकल 79 हमको बताता है ना। राज्यसभा जो है आपको मालूम होना चाहिए ये परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, अपर हाउस एक तरह से हम इसको कहते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट नहीं होती, इसमें डिसोल्यूशन नहीं होता, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह जो पास होता है या भंग हो गई वो होता है, तो भंग आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा लोकसभा के साथ। ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होती। ठीक है, ये वाली चीज़ है, यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो राज्यसभा में पारित नहीं होता। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 250 है, जिसमें से 238 जो हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विभिन्न स्टेट्स के और यूटीज़ के, और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना जो इसको आप कहते हैं कि बहुत सिक्का मनवाए हुए लोग होते हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे म्यूजिक हो, मतलब दे आर द चॉइसेस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसमें हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा जो है आपको मालूम है लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इसकी 552 है, आज की डेट में 543 है, एक्चुअली
543 है, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं आप तो उसकी जो टर्म है वो 5 साल होती है, जो कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। 5 साल के बाद फिर जनरल इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं ना, 5 साल टर्म होता है। जैसे आपको मालूम है 2019 में था, अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा, 2024 में होगा, है ना। तो 5 साल का टर्म है इनका। तो पहला इलेक्शन जब हुआ था, हालांकि 552 अभी है, जब पहला इलेक्शन हुआ था 25 अक्टूबर 1951 में, पहला इलेक्शन हुआ था 25 अक्टूबर 1951 में। तब आप देखेंगे तो इनकी संख्या जो थी वो 500 थी, अब 500 से बढ़ गई है, ठीक है, 500 से बढ़ के 552 हो गई है। तो आप इसमें ये समझ गए। अब मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, और 5 साल हो सकता है, और बीच में अगर हो तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो भी सरकार जो है वो गिर जाती है, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि जब जो इसमें अगेन फिर वो राजनीतिक जो समीकरण है जब बदलते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें 2 एंग्लो इंडियंस जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे, और वो क्या होते हैं, वो लोकसभा जाते हैं, और उनको कौन करता है, उनको किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोविजन हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड आफ्टर 2020 के बाद से नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ये भी प्रावधान हमारे संविधान में है, और इनका जो नॉमिनेशन है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। नाउ स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा की जब बात की जाती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं और हाईएस्ट अथॉरिटी कहलाते हैं लोकसभा में। आपने सुना होगा ना कि वो ग्रीन कलर की चेयर्स रहती हैं, आपने देखा होगा, जिसमें में जो सुनने वाले रहते हैं, जो आप कह सकते हैं प्रिसाइड करते हैं प्रोसीडिंग्स को लोकसभा की, वो स्पीकर रहते हैं ऑफ लोकसभा। उनका पावर काफ़ी ज़्यादा रहता है, वही ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कोई बिल जो पेश हो रहा है वहाँ पे वो मनी बिल है या नहीं है, और पूरी प्रोसीडिंग जो है लोकसभा की वो वही हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं वो दोनों का, अगर आप कंडक्ट की बात करते हैं उनका बिजनेस हाउस में, और मेंटेन करते हैं डेकोरम ऑफ द हाउस। अक्सर बोले देखेंगे आप उनको कि वो टेबल जो है वो हमेशा बोलते रहेंगे और कहेंगे प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, क्योंकि ये लोग लड़ते झगड़ते एक दूसरे की खींचातानी करते हुए दिखते हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब जो बिल्कुल आप कहते हैं कि सरकार और विपक्ष जो है बिल्कुल एकदम ठनाठनी में आ जाता है, तो आप हमेशा सुनेंगे लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, उनका एकदम सर कई बार मुझे लगता है कि कैसे वो बैठ के उतना टॉलरेट करते हैं और ड्रामा देख पाते हैं, कि कई बार वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी एंड द डेकोरम ऑफ द हाउस, ये उनको बोलते हुए आपने अक्सर सुना होगा। तो वो जो व्यक्ति जिनकी बात हो रही है ना, वो जज साहब टाइप के जो लगते हैं, जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, उनको वो जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। उनका क्या है, उनका अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पद है, पूरा संचालन लोकसभा का वही करते हैं, डेकोरम ऑफ द हाउस वो मेंटेन करते हैं, और मनी बिल, कोई बिल जो पेश हुआ है वो मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन भी वो लेते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पार्लियामेंट में, सबसे बड़ी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बट ऑब्वियस, ठीक है। मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो कम से कम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और अगर लोकसभा में जाना है तो कम से कम उम्र जो है वो कितनी है, 25 वर्ष। नाउ जॉइंट सेशन कब होता है लोकसभा का, कई बार आपने देखा होगा कि जॉइंट सेशन होता है, और कई बार होता है कि कोई जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात होती है, तब प्रेसिडेंट जो है कई बार जॉइंट सेशन जो है वो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, समन करते हैं जॉइंट सेशन। वो कब होता है, कोई बिल पास होना है, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन होना है, या एक हाउस में एक बिल पास हो गया, दूसरे से रिजेक्ट हो गया, तब वो जॉइंट सेशन कॉल कर लेते हैं। कोई अमेंडमेंट होना है मेड बाय अदर हाउस आर नॉट एक्सेप्टेबल एट द हाउस वेयर द बिल ओरिजिनेटेड, तब हो जाता है। अदर हाउस डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ्स ऑन बिल, कोई बिल पे अगर 6 महीने तक किसी जो दूसरा हाउस है उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तब वो जॉइंट सेशन कॉल कर लेते हैं। या यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कांग्रेस का जॉइंट सेशन है, जिसको संबोधित किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अमेरिकन कांग्रेस का, ठीक है। तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट्स का, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे भी, अमेरिका में भी काफ़ी सारी चीज़, जॉइंट सेशन का फंडा है वो अमेरिका में भी होता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो मालूम है आपको भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ आपसे, तो 124 स्टेट करता है एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, ठीक है, एक
CJI होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 जजेस होते हैं आज की डेट में, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपॉइंट करते हैं, किसके द्वारा होते हैं अपॉइंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। क्लॉज 2 होता है ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट की शपथ समारोह होता है तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, फातिमा बीबी थी। ये वो क्वेश्चन लिखा है मैंने जिनके ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि 1987 में बनी थी। और सेकंड वुमेन जज जो थी वो सुजाता वी मनोहर थी, जो 1994 में बनी थी, ठीक है। कई बार इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। आजकल मैंने अभी जो नेक्स्ट इसका आपका एग्जामिनेशन हुआ था, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हुआ था क्लैट का, उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे, ठीक है। इंदु मल्होत्रा जो है वो पहली जज है सुप्रीम कोर्ट की टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द बार। इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखे गए हैं। नाउ आर्टिकल 124(3) के अंदर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली क्वालिफिकेशन इनकी समझिए कि इनको भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बहुत ही अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कि ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन, ठीक है, या फिर 5 साल के लिए उनको होना चाहिए हाई कोर्ट का जज। उसके अलावा ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, मतलब क्या 5 साल उनको कम से कम हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट इन सक्सेशन का जज रहना चाहिए। उससे पहले उनको 10 साल की उनकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट द हाई कोर्ट फॉर मोर देन एट लीस्ट नॉट अ पीरियड लेस देन 10 ईयर्स और शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। या फिर यहाँ पे आपकी चॉइस की बात आ जाती है, ही कुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। हालांकि ये होता नहीं है, आप यही जो है क्वालिफिकेशन आप इनको मान के चलिए, ठीक है। Now, the Constitution does not prescribe a minimum age for appointment as a judge for Supreme Court. अब इनका कोई, आपको जैसे मालूम है कि आपको भाई अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको 30 साल का होना चाहिए, या आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए आयु। इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो जजेस के मामले में नहीं होती। जाहिर सी बात है कि अगर आपने 10 साल की आपकी प्रैक्टिसिंग है और बाकी सारी चीज़ें, तो आपको मिनिमल एज की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 65 वर्ष तक आप जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपका रिटायरमेंट होता है, ठीक है। ये रिज़ाइन कर सकते हैं, अगर ये रिज़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट। और अगर इनको, आपको दूसरी चीज़ है, हाँ प्रेसिडेंट से मुझे याद आया कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है, जब प्रेसिडेंट को आपको हटाना हो तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है, वो जो है वो भी कौन वो करता है, रन करता है। तो उसमें अगर आपने नाम सुना हो कि इंडिया में तो अभी तक आज तक नहीं हुआ है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर हुआ हो, अमेरिका में भी नहीं हुआ है एग्जैक्टली, आते आते रह गया था, 2 बार हुआ था ऐसा कि वहाँ पे आपको मालूम है कि आपने निक्सन के टाइम पे जो वाटर गेट स्कैंडल हुआ था उस टाइम पे, या बाद में आपको मालूम है कि मोनिका लेविंस्की की वजह से एक बार बिल गेट्स कह रही हूँ, बिल क्लिंटन उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर चलते चलते रह गया था, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट का जो फंडा है हमारा, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कई बार ये भी सवाल आ जाते हैं। अब हाँ, अब स्टेट गवर्नमेंट में देखो, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, जिनको हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में। अब ईच मेंबर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको आपने सुना होगा MLA बोलते हैं ना, MLA साहब आए हुए हैं, उनका क्या होता है, उनका भी सिंपल सा होता है, 5 साल का मेंबर टर्म होता है उनका, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन जो है आप क्या है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से भी लड़ सकते हैं। आपको अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़नी पड़ती है, लेकिन आप मतलब रिप्रेजेंट आप एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन आप लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको छोड़नी पड़ती है, वो बात अलग है। तो कई बार क्या होता है कि वो बहुत प्रेस्टिजियस, जब आप किसी पोजीशन के लिए लड़ते हैं, जैसे जो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा था, ठीक है, तो उन्होंने भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, एक फिर उन्होंने बाद में छोड़ दी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया यू आर एमिंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अगर लोकसभा ही नहीं हुआ तो बहुत ही अपनी तो वो हो जाएगी, चॉप हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको मालूम है राहुल गांधी ने भी लड़ा था, उन्होंने भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा, फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है। सोनिया गांधी जब आई थी तब उन्होंने भी 2 से लड़ा था, बेल्लारी से और रायबरेली से, फिर उन्होंने बेल्लारी की सीट जो थी वो वेकेंट कर दी थी, ठीक है। फिर बाद में सुषमा स्वराज आई थी। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें मैं एक और बात बता दूँ कि जब हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी अब जब मैं बात करती हूँ ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में एक बात समझो कि इसमें जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन जो एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है और नंबर ऑफ़ सीट्स उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर अभी हम बात करते हैं
तो सबसे कम जो है 32 सीट्स, 32 सीट्स जो है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। अब इसमें अगर आप बात करेंगे तो उसमें गोवा में भी 40 हैं। ठीक है, गोवा में 40 हैं। आप बाकी जो वहाँ के आसपास बात करेंगे मणिपुर की, मिजोरम की, ज़्यादातर जो अपने नॉर्दर्न सिस्टर्स हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे स्टेट्स हैं तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो भी कम है। लेकिन वहीं का एक स्टेट अगर आप बात करते हैं अपने नॉर्दर्न सिस्टर्स में ही, तो आपको मालूम है आसाम, आसाम की अगर मैं बात करूं तो आसाम भाई साहब बीट करता है यूपी को भी जब बात आती है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की। ठीक है, वहाँ की अगर आप सीट देखते हैं तो 726 सीट्स हैं आसाम के पास, जबकि यूपी की अगर आप बात करते हैं जिसका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है काय में, लोकसभा में, अगर आप यूपी में लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो वो है 403। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करते हैं तो हाईएस्ट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स किस में है, अगर आपसे कोई पूछे तो उसका नंबर होगा आसाम। लोवेस्ट कौन सी है तो आपको मालूम होना चाहिए सिक्किम। हाईएस्ट के आसपास फिर बाकी तो 288 भी है, फिर एमपी की भी ठीक है, 200 प्लस तो फिर काफ़ी सारे 2-3 स्टेट्स की हैं। लेकिन हाईएस्ट दो की अगर बात करते हैं तो आसाम की 726 है, यूपी की 403 है। ठीक है, और बाकी आपको किसकी बात हो रही है, सबसे लोवेस्ट सिक्किम की है, गोवा फिर 40, 42, 45 इस तरह के नंबर चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ खत्म हो गई। अब मैंने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी कब, आर्टिकल 169 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें से अगर आप बात करते हैं 2022 में। ठीक है, तो 6 जो स्टेट्स हैं 28 में से उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इनमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी डिपेंड करती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम बात कर लेते हैं आपको इसमें कैसे करना है, एक बात समझिए, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और सब्जेक्ट टू मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा आपको सीट पे डिपेंड क्या करता है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में आप मान सकते हैं कि 100 हैं, 100 सीट्स हैं। ठीक है, कर्नाटक बिहार में आप मान लीजिए 75 हैं, तो डिपेंड करता है ना, सबके उसके हिसाब से डिपेंड करता है, काउंसिल के हिसाब से आपको, जैसे अगेन मैंने कहा ना कि आपको जोग्राफिकल लोकेशन और आपकी जो साइज़ है उसके हिसाब से आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नंबर्स है वो डिपेंड करेंगे, और इसी तरह से आपकी जो स्ट्रेंथ है जाहिर सी बात है कि उसी पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नंबर्स है उनके हिसाब से वेरी करेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको मालूम है कि जब से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आपको एक और चीज़ का उसमें मालूम है आपको कि दादर और दमन दीव, दादर नागर हवेली वगैरह जो है उनका भी विलय हो गया है, वो भी एक साथ आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं। अब इसमें एक और मैं बात कर लूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें अगर हम 3rd लेवल पे बात करते हैं तो 3rd लेवल पे एक और चीज़ बता दूं मैं कि हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, लोकल गवर्नेंस की। लोकल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन आजकल क्योंकि आ भी सकते हैं। पंचायत की बात आपने सुनी होगी, पंचायती राज सिस्टम की, है ना। पंचायत इसको किस में दिया गया है, आर्टिकल 243 से 243O में दिया गया है इसको। ठीक है, आर्टिकल में, और इसमें ग्राम पंचायत आता है, जिला परिषद आता है, ये सब आपने सुना होगा, मैं लिख भी दे रही हूँ यहाँ पे। ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होती है ना, ग्राम पंचायत होती है आपकी विलेज लेवल पे। फिर उसके बाद आप बात करते हैं पंचायत समिति होती है एक, पंचायत समिति होती है एक, वो कहाँ लिखते हैं अपन, समिति। ठीक है, जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और एक फिर होती है जिला परिषद, जो कि आप समझ गए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। जिला का मतलब क्या होता है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो आपको अगर आप पंचायत लोकल गवर्नमेंट में बात करते हैं तो पंचायत आ गई, जो कि आर्टिकल 243 से 243O के बीच में इसका वो किया गया है। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे होता है। ये विलेज के लेवल पे होता है, जो आपने बोला कि पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करता है, और जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद फिर म्युनिसिपल भी आता है, म्युनिसिपल भी आपके लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका वगैरह का आपने नाम सुना है ना, वो भी। इसमें भी अगर मैं एक चीज़ लिख दूँ आपको, म्युनिसिपैलिटीज़, बाकी तो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज़ जो काम करती हैं, अगर आपने मालूम है, आपने बीएमसी वगैरह को आपने सुना होगा, जब पानी भर जाता है बॉम्बे में, लोग अक्सर गाली देते हैं, है ना, कि बीएमसी जो है वो कुछ करती नहीं है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, वो नहीं करती। म्युनिसिपैलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज़, ओके या सॉरी, म्युनिसिपैलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये भी आर्टिकल 243 और 243ZG में इसको वो किया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक किया गया है। तो ये भी जो है इसमें आपको समझ ही चुके हैं, म्युनिसिपैलिटी मतलब क्या, सैनिटेशन वगैरह, हाइजीन, और नगर निगम, नगर पंचायत, और क्या
नगर पालिका, वो सब कुछ जो है म्यूनसिपैलिटी के अंदर आती है, लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक आपके समझ में आ गया, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पिरामिड है, वो क्लियर हो गया। इसके साथ हमारा जो आपका वन शॉट आप बात कर सकते हैं कि हमारा रिविजन था सिविक्स का, वो पूरा हो गया है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा सिविक्स हमें किस तरह से करना है, क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्या है। नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, वो हमने चीज़ें कर ली हैं। नाउ इसके साथ आ गए हैं अपन एंड पे। और आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की, आपको मालूम है एक ऐसा चैनल है, मैंने शुरू में भी बताया था, जहाँ पे आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। आप चाहें तो फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टा हैंडल के थ्रू, यू कैन बी कनेक्टेड विद अस ऑल थ्रू। आपको मालूम है जिस तरह का आपको इस तरह के हमारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे आप जाएंगे तो हमारा चैनल है जिसमें आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती हैं। आपको कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर्स और पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको ये नहीं बोला जाता कि आप फलाना कूपन अप्लाई कीजिए फिर आगे का देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी हमेशा हमारे चैनल पे, ये हम अश्योर कर सकते हैं। ठीक है, और इतने हमारे टॉप कोर्सेज हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, नीट, स्पोकन इंग्लिश सब में काम करते हैं। सो यू वोंट हैव एनी इश्यूज एट ऑल। आप अपनी पूरी पढ़ाई A to Z कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। थैंक यू सो मच।